Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now today we are going to solve some prelims related question that is based on science and tech. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt this question based on your knowledge, based on your strategy that you have devised, and then we will see the right answer and also the information that was required to answer this question. So let's start without wasting any time. The first question is consider the following statements. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आपको बेसिकली अबाउट ट्रांस फैट, तो आपको बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन से हैं. ठीक है. द फर्स्ट इज ट्रांस फैटी एसिड ट्रांस फैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स. ठीक है. द सेकेंड इज इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स हैज बीन फाउंड टू लोअर लेवल्स ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDL एंड इंसुलिन. ठीक है. तो जल्दी से बताइए इसमें दोनों स्टेटमेंट्स में से सही कौन है. ऑप्शंस है आपके 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉट 2. इसका सही आंसर है 1 ओनली. द स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. क्यों? चलिए देखते हैं इसके बारे में. देखिए फर्स्ट वी विल कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसको आप L2 लेवल में रख सकते हैं. L2 में हम लोग क्यों रख रहे हैं? देखिए इफ यू हैव रेड अबाउट कार्बन कंपाउंड्स और उसमें खास करके फैट्स के बारे में, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट क्या होता है, ठीक है, और इससे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, LDL HDL लेवल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है. तो इन सब के बारे में अगर आपको पता होता तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते. ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे L1 लेवल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप आपने ऊपर भी पढ़ा है यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने जब तक अच्छे से नहीं पढ़ा है आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते. लेकिन ये भी है कि इफ यू हैव स्टडीड इट प्रॉपरली, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करके आते. L3 लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि डिस्पाइट यू हैव रेड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टॉपिक, उसके बाद भी आपको वहां पर दिमाग लगाना पड़ता है. एंड इफ यू हैव गिवन प्रीलिम्स 2023 आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम L3 लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में. तो जब भी आपको इस लेवल का क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसमें क्लैरिटी होना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चंस आपने बनने चाहिए, तभी जाके आपका प्रीलिम्स निकलेगा. इसी कारण वी हैव कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपको कितना लेवल ऑफ या डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने. ठीक है. तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या. देखिए फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मोनोसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. देखिए जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो भी फैट्स हम लोग यूज करते हैं नेचुरल ऑरिजिन में, उसमें देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, उसको आप बोल सकते हैं जो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी अच्छे नहीं होते. ठीक है. उसमें उसकी वजह से इट कैन कॉज ओबेसिटी, इट कैन कॉज हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि फर्दर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस हो सकता है. ठीक है. तो इसी कारण एडवाइज होता है कि यू यूज दी हुफा पूफा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. इसको अगर आप ज्यादा यूज करते हैं अपने फूड आइटम्स में, या वैसे ऑयल यूज करते हैं जिसमें हुफा पूफा ज्यादा हो और ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम हो, तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होता है. नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेजिटेबल ऑयल बाय करने जाए तो डेफिनेटली आप उसमें हुफा पूफा को देखिए. वहां पर आपको समझ में आएगा कि अगर उसमें ज्यादा क्वांटिटी में है वो, तो देन इट इज गुड फॉर योर हेल्थ. ठीक है. अब यहां पर देखिए तो क्या है. देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कॉमनली यूटिलाइज टू जनरेट सॉलिड फैट्स गिव राइज टू ट्रांस फैटी एसिड्स. ट्रांस फैट का क्या है, जो हमारे जो सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसमें इंडस्ट्रियल सेटिंग में पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है. पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से हम लोग उसको जो है आप बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड नहीं बनाते. ठीक है. पूरी तरह से हम लोग उसको अनसैचुरेटेड नहीं बनाते. उसमें क्या होता है, कुछ हम लोग उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं. और जनरली आपने जब इफ यू हैव रेड केमिस्ट्री इन क्लास 12 तो आपने सिस और ट्रांस कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा कार्बन कंपाउंड्स में. तो ये वैसा ही ट्रांस जो हाइड्रोजन का पोजीशंस होता है बेसिकली इट्स काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म जो मॉलिक्यूल शो करते हैं. तो वैसे फैट्स बनाते हैं और वो वैसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि इस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है कि बेसिकली ट्रांस फैट हम लोग क्यों किसी भी कंपाउंड में बनाते हैं ट्रांस फैट, क्योंकि
ये जो है, ये जो ऑयल जिसमें ट्रांस फैट रहता है, ये जो है शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। जिस भी प्रोडक्ट को आप इसमें अगर तलते हैं, भूनते हैं, ठीक है, ये शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। और बेसिकली जितने भी आप जंक फूड्स में देखेंगे, ट्रांस फैट का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, चिप्स में, इस तरह की चीज़ों में। जनरली ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप ट्रांस फैट यूज करते हैं तो ये आपके बॉडी में एलिवेटेड लेवल्स ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसको इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आप ट्रांस फैट यूज करते हैं तो बेसिकली हमारे बॉडी में एलडीएल इंक्रीज हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है, और ये सब जो है फर्दर हमारे यहाँ जो जितने भी डिजीजेज हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है आपको कॉज कर सकते हैं और आपको जो है आगे चल के काफी दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर आप देखेंगे जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं एचडीएल, उसका भी लेवल जो है वो ट्रांस फैट घटा देता है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना था और इस तरह के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन। यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए हुए हैं और सामने में लोकेशन दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन से हैं। फर्स्ट इज ककरपार एटॉमिक पावर प्लांट, ये राजस्थान में है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, तेलंगाना। कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु। तो विच ऑफ द अबव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर प्लेस ऑफ लोकेशन? Options given are only 1, only 2, all 3 or none of them. This is a straightforward factual question. We will categorize this question in L1 level. तो आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए और आपका सही भी होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओनली 1। कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एक्चुअली सिचुएटेड इन तमिलनाडु। इसके अलावा जो ककरपार एंड नरोरा जो है ये इनकरेक्टली मैच। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ककरपार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? आपका मांडवी, सूरत इन गुजरात, ठीक है। तो ये आपका जो है इनकरेक्टली मैच था। अगर हम लोग देखें नरोरा, तो दिस इज नॉट इन तेलंगाना, दिस इज एक्चुअली इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्टली मैच था। और हमने देखा कि लास्ट जो कुंडकुलम था दैट इज इन तमिलनाडु, ये जो है बिल्कुल सही, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने का नहीं है क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछ रहा है आपसे। क्रिटिकल पावर प्लांट के लोकेशंस, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स भी आपसे पूछ सकता है, डैम्स का लोकेशन पूछ सकता है। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिए, ऑन अ डेली बेसिस एक बार रिवाइज करते रहिए, इन चीजों को ध्यान देखते रहिए। अगर आप एक दो को भी पता, अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट IAEA, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। The first is the IAEA was created in 1957 in response to the deep fears and expectations generated by the discoveries and diverse uses of nuclear technology. The second statement is the IAEA collaborates with its member states and various global partners to advance the safe, secure, and peaceful utilization of nuclear technology. The third is the IAEA provides reports to both the UNGA, Union General Assembly, and United Nations Security Council, ensuring transparency and accountability, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही स्टेटमेंट कौन से हैं। इसका सही आंसर है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए IAEA was established in July 29, 1957 during the Cold War era as an autonomous organization. इसका एक सेपरेट ट्रीटी है, ठीक है, जिसके द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या? प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। द IAEA कोलैबोरेट्स विद इट्स मेंबर स्टेट्स एंड वेरियस ग्लोबल पार्टनर्स टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबल एंड बेनिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यहां पर अब देखिए, डिस्पाइट बीइंग एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंटली, इसका एक अलग इंटरनेशनल ट्रीटी है। IAEA मेंटेन्स रिपोर्टिंग मैकेनिज्म टू यूनाइटेड नेशंस. It provides report to both UNGA and UN Security Council, ensuring transparency and accountability. Non-proliferation treaty जो है, इसके का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है that is given to IAEA. बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन साइंस एंड टेक, जिससे आपसे पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर साइंस एंड टेक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है और इस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल सर्च जरूर करिए। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान रखना है। कैसे? फर्स्ट की व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, किस समय एस्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिश होने के पीछे कुछ रीजन होता है, कुछ हिस्टोरिक रीजन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1957 कोल्ड वॉर एरा टाइम था, उस समय न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो उस समय इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था कि सेफ यूज हो ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है।
आफ्टर दैट आपको क्या पढ़ना है कि इसका स्टैच्यूट क्या है, ठीक है, इसके मेंबर्स क्या हैं, कितने मेंबर्स ने इसको रैटिफाई किया है, कितने मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया है, क्या इंडिया ने ज्वाइन किया है, इस सारे पॉइंट्स पे आप फोकस करिए। आफ्टर दैट आप ये देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये किस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट करते हैं। इस तरह की चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम पूछेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है व्हेन यू रीड अबाउट एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो। आप इसी तरह से पढ़ें कि ये कब आया था, इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट आर द मेंबर स्टेट्स, व्हाट आर स्टैट्यूट, और आप जो करंट कुछ अगर न्यूज में रहा है तो उसको भी आप कवर कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एंड दिस क्वेश्चन केम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, ठीक है। बी इज हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस C does not have a vaccine. C, globally the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV. And D is, some of those infected with hepatitis B and C viruses do not show the symptoms for many years. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा आपका ऑप्शन। इसका सही है ऑप्शन हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, ठीक है। तो यहां पर जो है ये गलत है, एक्चुअली हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, पर हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास अभी करेंटली कोई इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर क्या है, देखिए हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी आर वायरल इन्फेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे टारगेट द लीवर, बट देयर आर नोटेबल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द टू वायरसेस, ठीक है। यहां पर डिस्टिंक्शन है दोनों के वायरस के बीच में जो कॉजिंग वायरस होता है, लेकिन यहां पर क्या है कि बोथ इन्फेक्ट दी लिवर, ठीक है। अब यहां पर देखिए हेपेटाइटिस बी लैक्स अ वैक्सीन, ये गलत था, वाइल इन फैक्ट अ वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी इज अवेलेबल, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए जो है ये एक तरह से आप बोल सकते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है हेपेटाइटिस बी। अगर आप इसका वैक्सीन ले लेते हैं तो इसके चांसेस आप काफी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशंस में देखें तो बोथ वायरसेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक है। Hepatitis B can also be transmitted through sexual contact, sharing needles, and from mother to baby during childbirth, ठीक है। C is primarily transmitted through sharing needles or other injection equipments, ठीक है। अगर हम लोग वैक्सीन में देखें तो यहां पर क्या है, these vaccines available for hepatitis B recommended for infants, children and adults at higher risk of infection, क्योंकि इनको ज्यादा रहता है तो ये इनको जनरली इन्हीं को एडमिनिस्टर किया जाता है, और regrettably no vaccine currently exists for hepatitis C। अब यहां पर देखिए जो सिम्टम्स हैं ये बहुत दिन तक आपको नहीं दिख सकते, ये सिम्टोमैटिक रहते हैं बहुत दिन तक, तो इसी कारण आपको पता नहीं चलेगा कि यू आर इन्फेक्टेड विद बी और सी। जनरली जो डॉक्टर्स भी होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ये भी एट वेरी हाई रिस्क होते हैं ऑफ गेटिंग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, क्योंकि आपको पता है दे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो भी काफी इससे ज्यादा चांसेस रहता है, तो ये जो है कैसे फैल सकता है हमने देखा, और हेपेटाइटिस सी के लिए जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको सारे हेपेटाइटिस जितने भी काइंड्स हैं इसको पता होना चाहिए कि ये कैसे फैलता है, इसके लिए वैक्सीन है या नहीं है, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको डिजीजेस में जो आप पढ़ते हैं डेफिनेटली आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट्स यूज्ड। Now this question came in 2015. This is a little bit older question, you may say 2015 prelims का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन हमने इसलिए पिक किया है बिकॉज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर सीइंग द आंसर। द फर्स्ट इज असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सेकंड इज लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, थर्ड इज मिनरल एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज टेलीकम्युनिकेशन एंड 5 इज ट्रैफिक स्टडीज, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1, 2 and 3 only, B is 4 and 5 only, C 1 and 2 only, and D is 1, 2, 3, 4 and 5। क्या IRS जो है वो पांचों में यूज किए जा सकता है क्या, ये आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 1, 2 and 3, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। जनरली आपको बताते हैं कि देयर आर 2 काइंड ऑफ सैटेलाइट्स दैट वी यूज। फर्स्ट इज सन सिंक्रोनस एंड द सेकंड इज जियोसिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस क्या होता है, जनरली जो पोलर ऑर्बिट्स होते हैं
पोलर ऑर्बिट्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो पोल्स के अराउंड के जो मतलब बोल सकते हैं जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो रिलेटिव पोजीशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू सन ये फिक्स्ड होता है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ये सैटेलाइट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं दिल्ली की, आपका जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे उस टाइम पे वो दिल्ली के ऊपर रहेगा। तो इस तरह के सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये इमेजेस खींचते हैं, ठीक है, ऊपर से इमेज खींचा एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, फिर अगले दिन सेम टाइम पर ये इमेज खींचेंगे। तो इससे क्या होता है कि वी जनरली स्टडी कि वहां पर वाटर रिसोर्स कैसा है, वहां पर जो है आप बोल सकते हैं कि जैसे फॉरेस्ट में जो है हम लोग जनरली आप देखेंगे जितना कार्टोग्राफी के लिए या फिर जो इस तरह के जो सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं वो सन सिंक्रोनस ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी एक पोजीशन का एक टाइम पर फोटो खींचते हैं, इमेजेस खींचते हैं और फिर आप कंपेयर करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेदर सैटेलाइट्स है, वेदर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एक टाइम पर उन्होंने जो है वेदर का वहां पर से इमेज लिया, फिर थोड़े टाइम मतलब सेम टाइम पे अगले दिन करेंगे तो उससे उनको पता चलता है कि हाउ द वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं ये हमारे इसी तरह चीज के लिए जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, जियोलॉजी, मरीन फिशरीज, कोस्टल मैनेजमेंट, इसके लिए जो है वी यूज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड दीज आर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। वहीं अगर हम लोग जियो सिंक्रोनस की बात करें तो जियो सिंक्रोनस क्या होता है, बेसिकली वो क्या होता है ना कि आपके एक पोजीशन को, एक प्लेस को, एक अर्थ के एक प्लेस पे जस्ट ऊपर वो होता है, और वो क्या होता है कि अर्थ जिस भी स्पीड से रोटेट करता है एक्सिस पे उसी स्पीड से वो भी अपना जो है आपके अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि वो सैटेलाइट अगर देख पाते, इफ यू कैन सी फ्रॉम अर्थ, बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब स्काई में बिल्कुल स्टैटिक है। जनरली अगर आप देखेंगे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है ये जो है जियो सिंक्रोनस होते हैं। आपने अपने घर में जो है टाटा स्काई या इसका एंटीना देखा होगा, ठीक है। दीज ऑल्सो यूज दी, ये जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ही यूज करते हैं, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स ही यूज करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि इनका जो पोजीशन है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो उस सैटेलाइट के डायरेक्शन में जो है वो अलाइंड है और वो सैटेलाइट जो है वो हमेशा उसी पोजीशन पर सिचुएटेड होता है, क्योंकि वो अर्थ के जो है सेम स्पीड से जो है वो अराउंड जो है रोटेट कर रहा है, तो वो कभी भी आपको हिलता हुआ नहीं दिखेगा, रिलेटिव जो मोशन है वो स्टैटिक रहता है, ठीक है। तो इसी कारण जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है दोज आर जियो सिंक्रोनस, वाइल अगर हम लोग जो सन सिंक्रोनस की बात करें तो ये क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीखा। अगेन सैटेलाइट जब भी पढ़ते हैं तो इस तरह की चीजों को आप ध्यान दीजिए, डेप्थ में पढ़िए, तभी जो है प्रीलिम्स आपसे क्वालिफाई होगा, बिकॉज प्रीलिम्स जो है आपके डेप्थ को तो चेक करता ही है एंड ऑल्सो चेक्स कि आप कितना ज्यादा रिस्क लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका ज्यादा होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपका गट फीलिंग जो कि आपने पढ़ रखा है, तो गट फीलिंग भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और ये कैसे डेवलप होता है, ओवर द टाइम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये वाला जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे टिल प्रीलिम्स। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए एंड वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो।